मैं मुकेश कुमार क्लास 11th के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीकर संख्या कैसे ज्ञात की जाती है इसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर वीडियो इस चैप्टर का अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। बच्चों, उस लेक्चर वीडियो में मैंने ये बताया है कि ऑक्सीकर संख्याएं क्या होती हैं और इनको ज्ञात करने में किन किन नियमों को हमें ध्यान में रखना है। बच्चों, वहां मैंने ऑक्सीकर संख्या ज्ञात करने के 8 नियम बताए हैं। बच्चों, जब तक वो 8 नियम आपको तैयार नहीं होंगे तब तक आप ऑक्सीकर संख्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले आप उन नियमों को ध्यान से देखें, समझें और याद कर लें। इसके बाद ऑक्सीकर संख्या आप याद करें। तो अब बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए ऑक्सीकर संख्या के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए और उसका नोट्स अपनी कॉपी में बनाने के लिए। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। यहां पर बच्चों बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चन राइट डाउन कर रखे हैं और जिन परमाणुओं के नीचे मैंने अंडरलाइन बनाया हुआ है उन परमाणुओं या तत्वों की ऑक्सीकर संख्या हमें यहां डिटरमिन यानी कि ज्ञात करनी है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट नंबर पर मैंने एक आयन लिख रखा है NiCN का 4 NiCN4 और टोटल चार्ज 2-। इसमें Ni का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। बच्चों, ये एक जटिल आयन है जिसको कॉम्प्लेक्स आयन कहा जाता है। बच्चों, उन 8 नियमों में मैंने एक नियम ये बताया है कि जटिल आयनों की ऑक्सीकर संख्या उन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है और जटिल आयन में जो परमाणु होते हैं उनके परमाणुओं की ऑक्सीकर संख्याओं का योग भी उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इसी नियम को हम यहाँ पर फॉलो करते हुए Ni की ऑक्सीकर संख्या अभी डिटरमिन करते हैं आपके सामने। बच्चों, जिस तत्व या परमाणु की ऑक्सीकर संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उस तत्व या परमाणु की ऑक्सीकर संख्या सबसे पहले हम x मानते हैं। इसके बाद रूल अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो हमें तत्व या परमाणु की ऑक्सीकर संख्या आ जाती है। देखिए बच्चों, माना Ni का ON इक्वल टू x, तब क्या हो जाएगा? तब Ni का ON मीन्स बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकर संख्या प्लस 4 गुणित CN का ON। टोटल चार्ज बच्चों यहाँ -2 है तो इक्वल टू हो जाएगा -2। बच्चों, इस आयन को देखिए CN-, ये बच्चों साइनाइड आयन है। ये जहां कहीं भी यौगिक में होता है या जटिल आयन में होता है वहां इसकी डायरेक्ट ऑक्सीकर संख्या -1 लिखी जाती है। चूंकि इस पर चार्ज होता है -1 तो CN- का जो ON होता है वो होता है -1। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बच्चों, Ni का तो हम x मान चुके हैं, CN का -1 इक्वल टू -2। अब हमें करनी है कैलकुलेशन और x की वैल्यू करनी है फाइंड आउट। देखिए बच्चों, x -4 इक्वल टू -2 तो x इक्वल टू -2 प्लस 4 और आ गया हमारा +2 और यही है हमारा Ni का ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, बशर्ते आपको नियम पता होने चाहिए। आप सेकंड क्वेश्चन को उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा Na2S2। ये है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड है बच्चों Na2S2 और यहाँ पर हमें सल्फर की ऑक्सीकर संख्या पता करनी है। बच्चों, एक नियम मैंने उन 8 नियमों में ये बताया है कि किसी यौगिक की कुल ऑक्सीकर संख्या हमेशा 0 होती है और उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकर संख्याओं का योग भी 0 होता है। तो इसी नियम को यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें। सबसे पहले माना S का ON इक्वल टू x, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद रूल अप्लाई करना है। तब अब बच्चों यहाँ देखो कौन कौन परमाणु है? 2 सोडियम परमाणु है, 2 सल्फर परमाणु है। हम लिखेंगे 2 गुणित Na का ON प्लस 2 गुणित सल्फर का ON इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करेंगे। ये बच्चों यहाँ पर सोडियम आया हुआ है। सोडियम एक क्षार धातु है और मैंने आपको बता रखा है कि जो क्षार धातुएं होती है कौन कौन? लीनी की रब से
फरियाद। ये स्लोगन मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया है, जिसकी सहायता से हम इन चार धातुओं के नाम याद रख पाते हैं। ये सब चार धातुएं हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 रखी जाएगी इसलिए क्योंकि +1 इनकी होती है ऑक्सीकरण संख्या। तो अब देखो Na क्या है, चार धातु है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 प्लस सल्फर X माना है इक्वल टू 0। अब हमें केवल करना है कैलकुलेशन। देखो +2 X इक्वल टू 0, 2X इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू -1। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई -1। तो बच्चों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको ऐसे कवर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर है हमारा LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर Al का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना। ये भी बच्चों यौगिक है और यही वाला रूल जो यहाँ फॉलो किया है इसी को हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो मान लेंगे, माना Al का ON इक्वल टू X, तब क्या हो जाएगा, तब देखो कौन कौन परमाणु है, Li का ON एक परमाणु है Li का, तो Li का ON प्लस Al का ON प्लस क्या हो जाएगा, +4 गुणित H का ON इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों सबकी ऑक्सीडेशन नंबर हम राइट डाउन करेंगे। Li मैं बता चुका हूं, Li क्या है, चार धातु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम रखेंगे +1 प्लस Al का X मान लिया H। बच्चों मैंने रूल बताया है, उन 8 नियमों में ये नियम भी बताया है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्राय +1 होती है, किंतु जब ये प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ जुड़ी होती है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। प्रबल धन विद्युतीय धातुएं कौन है, क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं बच्चों कौन है, देखो बच्चों बेमग कासरबारा, ये स्लोगन मैंने आपको बताया था, बेमग कासरबारा, ये हो गई क्षारीय मृदा धातुएं और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होती है +2। तो अगर हमारा हाइड्रोजन इनमें से किसी एक धातु के साथ अटैच है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो यहाँ पर ये Li से अटैच है हाइड्रोजन, तो यहाँ इसके ऑक्सीडेशन नंबर हम रखेंगे -1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करते हैं, +1 प्लस X -4 इक्वल टू 0, तो हो गया X -3 इक्वल टू 0 और X इक्वल टू हो गया +3। तो बच्चों यहाँ पर एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप देख रहे हैं कितना आसान है क्वेश्चनों को सॉल्व करना, बशर्ते आपको नियम पता होने चाहिए। अगला है हमारा यौगिक CaClO2 का होल्ड वाइज, इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। यही रूल हम फॉलो करेंगे जो अभी फॉलो कर रहे हैं और मान लेंगे, माना Cl का ON इक्वल टू X, तब क्या हो जाएगा, तब Ca का ON प्लस 2 बनाएंगे, फिर लगा देंगे बड़ा ब्रैकेट। अंदर क्या है, एक क्लोरीन परमाणु है और 2 ऑक्सीजन परमाणु है। लिखेंगे Cl का ON प्लस 2 गुणित O का ON, दिख रहा होगा बच्चों आपको, और इक्वल टू कर देंगे 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे बच्चों Ca कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है, यहाँ देखो बच्चों Ca है और क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। इसको आपको याद रखना है, उन नियमों में 8 नियमों में ये भी नियम है। देखिए बच्चों +2 Cl का तो X मान लिया है हमने और ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है, तो +2 अंदर देखो X -4 इक्वल टू 0, तो ये है +2 X 4 दूनी 8 इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ गया 2X -6 इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2X इक्वल टू +6। अब आप जानते हो कि अगर हमारा यहाँ कैलकुलेशन किए दे रहे हैं, हमारा है
2x इक्वल टू +6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3, x इक्वल टू आ जाएगा +3। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रही है वो +3 आ रही है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करें। तो बच्चों आपको ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं अब समझ में आने लगा होगा। अब कुछ अन्य क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन है N2O, सिंपल सा क्वेश्चन है N2O, क्वेश्चन नंबर 5 है ये N2O, और यहाँ N का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। आप आसानी से निकाल लेंगे। कैसे बच्चों, रूल वही फॉलो करने हैं। माना N का ON इक्वल टू X, तब क्या हो जाएगा, तब 2 गुणित N का ON प्लस एक ऑक्सीजन है तो चाहे 1 गुणित कर दो, 1 गुणित O का ON, और ये यौगिक है तो टोटल 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। देखिए बच्चों N का तो हमने X मान रखा है, ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास हो गया 2x - 2 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू हो गया +1। यहाँ पर हमारा आ रहा है x इक्वल टू +1, यानी कि N2 नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है Fe3O4, यहाँ Fe के ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं। रूल वही रहेंगे बच्चों, लिख लेंगे माना Fe का ON इक्वल टू X, तब क्या हो जाएगा, तब Fe3 है हमारे पास, तो 3 गुणित Fe का ON Fe का ON प्लस 4 गुणित O का ON इक्वल टू 0। अब देखो Fe का तो हम X मान रखे हैं, ऑक्सीजन का बता चुके हैं बच्चों। मैंने ये नियम बताया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्राय -2 होती है, लेकिन परऑक्साइडों में -1, सुपर ऑक्साइडों में -1/2 और OF2 में +2 होती है। इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x - 8 इक्वल टू 0, यानी कि 3x इक्वल टू +8, तो x इक्वल टू हो गई +8/3। बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक आई है। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है CuNH3 का होल 4 और इस पर टोटल चार्ज है 2+। बच्चों ये भी एक जटिल आयन है, यानी कॉम्प्लेक्स आयन है। अब जटिल आयन हो, कैसा भी आयन हो, उस पर उपस्थित ऑक्सीकरण और उसकी ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। नियम है, जटिल आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है और उसमें उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो ये नियम तो मैं बता चुका हूं, इसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एक बात बच्चों और ध्यान रखेंगे, जो उदासीन अणु आ जाते हैं यौगिक के अंदर, जैसे NH3 है तो NH3 उदासीन अणु है, अगर ये यौगिक के अंदर है तो इसका ON रखा जाएगा 0। इसी तरह से बच्चों H2O अगर यौगिक के अंदर आ गया तो इसका भी ON आप रखेंगे 0, यानी कि उदासीन अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या टोटल करके रख दी जाती है 0। तो NH3 का ON 0, H2O का ON 0। अब देखो बच्चों यहाँ हम क्या मानेंगे, Cu का पता करना है, तो लिखेंगे माना Cu का ON इक्वल टू X, तब क्या हो जाएगा, तब Cu का ON प्लस 4 गुणित NH3 का ON इक्वल टू +2, चूंकि इस पे टोटल चार्ज +2 है
तो Cu का X हो गया और NH3 का 0 हो गया इक्वल टू +2। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ Cu का ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट आ गया +2। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये हमारा क्या है, NH4 का होल ट्वाइस, फिर है हमारा Cr2O7। इसमें Cr का पता करना है बच्चों। NH4 जो होता है ये NH4 प्लस के फॉर्म में ही रहता है, इसको अमोनियम आयन कहते हैं और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों डायरेक्ट रखा जाता है +1। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज होता है +1। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखो लिखेंगे माना Cr का ON इक्वल टू X, तब क्या हो जाएगा, तब 2 गुणित NH4 का ON प्लस 2 गुणित Cr, ये है हमारा Cr का ON प्लस देखो 7 ऑक्सीजन परमाणु है, 7 गुणित O का ON और टोटल हो जाएगा 0, चूंकि ये एक यौगिक है। अब बच्चों NH4 का तो होता है +1, Cr का हमने मान रखा है X और ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा हमारे पास +2 + 2x - 14 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x - 12 इक्वल टू 2x इक्वल टू +12, तो x इक्वल टू आ जाएगा +6। तो ये हो गई Cr की ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद मैं आगे कुछ और प्रॉब्लम्स आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों मैं कुछ स्पेशल केस बताने जा रहा हूं जहां अक्सर कर बच्चों से गलतियां होती हैं। देखिए बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं आपको H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। बच्चों ये है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है और यहां मुझे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है। बच्चों सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। अगर +6 से ज्यादा आ रही हो तो हमारा क्वेश्चन गलत है। ये आप तुरंत पता कर लें कि अगर ऑक्सीकरण संख्या सल्फर की +6 से ज्यादा आ रही है तो आपका जो सोल्यूशन है वो गलत हो चुका है। तो क्या ध्यान रखेंगे, सल्फर की अधिकतम, सल्फर की जो अधिकतम ON होती है वो होती है +6, ये ध्यान में रखेंगे। देखो बच्चों उसी तरीके से निकालेंगे, माना सल्फर का ON इक्वल टू X, सल्फर का ON कितना मान लिया X, तब नियम वही कि यौगिक की कुल ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तब बच्चों देखो इसमें क्या है, 2 गुणित H का ON प्लस सल्फर का ON प्लस 4 गुणित ऑक्सीजन का ON इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग सदैव 0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 गुणित H का कितना होता है +1, सल्फर का X हो गया, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करेंगे +2 + x -8 इक्वल टू 0, तो x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। यही हमारा हो गया यहाँ आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गई, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं H2S2O7। इसका नाम है बच्चों पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पता करते हैं, वही तरीका अपनाते हैं, माना S का ON इक्वल टू X,
तब 2 गुणित H का ON प्लस 2 गुणित S का ON प्लस 7 गुणित O का ON इक्वल टू 0। वैल्यू पुटअप करते हैं, H का +1 ON होता है, S का X माना है, O का -2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा +2, ये कितना हो जाएगा 2x - 14 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करेंगे, ये है हमारा 2x - 12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +12 और x इक्वल टू आ जाएगा +6। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब आपका ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं H2SO5, H2SO5, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पता करते हैं। इसका नाम है बच्चों परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक, परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बच्चों कहते हैं कैरो अम्ल भी कहा जाता है, कैरो अम्ल भी कहा जाता है। अब बच्चों अगर आपने इसी तरह से यहां सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकाली तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +6 से ज्यादा हो जाती है, +8 आ जाएगी। आप निकाल के देख लीजिए। ऐसा क्यों होता है बच्चों, यहाँ एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। क्या होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड। मतलब यहाँ इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड SO3H। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। ये देख रहे हैं आप, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के बीच में बना बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड कहलाता है। और मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः -2 होती है, लेकिन जब ये पेरोक्साइड के रूप में होता है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। यानी कि यहां पर इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, लेकिन यहां जो ये ऑक्सीजन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। तो इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो फिर हमारा आंसर सही आता है, और ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। इसको लिखेंगे, माना सल्फर का ON इक्वल टू X, तब 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 2 गुणित H का ON प्लस प्लस 2 गुणित पेरोक्साइड O का ON, ठीक, पेरोक्साइड वाले O का ON प्लस 3 गुणित, ये सामान्य ऑक्सीजन है, 3 गुणित O का ON। ठीक, अब क्या बचा? सल्फर, सल्फर अभी बचा है, प्लस सल्फर का ON और इक्वल टू 0। देखो बच्चों, H का ON तो होता है +1 और पेरोक्साइड वाले ऑक्सीजन का ON -1 और सामान्य ऑक्सीजन का ON -2 और सल्फर का X माना है इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करते हैं, +2 -2 -6 प्लस X इक्वल टू 0, तो +2 से -2 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया X का वैल्यू +6। तो यही हो जाएगी सल्फर की यहाँ ऑक्सीकरण संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और अक्सर कर एग्जाम में आता रहता है। तो इसको इस तरह से आप इसकी ये जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, पहले बनाएंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ और स्पेशल केस आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, H2S2O8, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बता रहा हूं मैं। देखो बच्चों, इसका नाम है परऑक्सी
पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बच्चों पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल या मार्शल अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्शल। ये मार्शल अम्ल है, मार्शल अम्ल भी इसको कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, यहां अगर हम सामान्य नियमों से इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे बच्चों तो +6 से ज्यादा आएगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसमें पराक्साइड बॉन्ड होता है। देखिए बच्चों, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है। एक इसमें ये पराक्साइड बॉन्ड होता है और इधर होता है SO3H और एक SO3H इधर होता है, SO3H इधर होता है। तो अब आप देख रहे हैं इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 ऑक्सीजन जो होते हैं ये पराक्साइड वाले ऑक्सीजन होते हैं और बचे हुए 6 ऑक्सीजन जो होते हैं ये नॉर्मल ऑक्सीजन होते हैं। यानी कि इन दोनों में से प्रत्येक की ऑक्सीडेशन नंबर आप रखेंगे -1 और ये जो बचे हुए हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर प्रत्येक की होगी -2। जब ऐसा करेंगे आप तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, माना S का ON इक्वल टू X, तब देखो बच्चों यहां से 2 गुणित H का ON प्लस 2 गुणित S का ON प्लस 2 गुणित पराक्साइड O का ON प्लस 6 गुणित O का ON, ये नॉर्मल वाला ऑक्सीजन है, O का ON इक्वल टू 0। कैलकुलेट, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। H का ON बच्चों होता है +1, S का ON हमने X माना है, पराक्साइड वाले O का ON -1 और सामान्य ऑक्सीजन का ON होता है -2 इक्वल टू 0। अब क्या आ गया हमारे पास? +2 + 2x, फिर आ जाएगा -2 और -12 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया। अब आ गया हमारे पास 2x इक्वल टू +12, तो x इक्वल टू +12 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई है ये कितनी है? +है और यही हमारा आंसर है। अब अगला एक और आपको स्पेशल केस बताते हैं। ये ध्यान से आप समझिए, अक्सर कर पूछ दिए जाते हैं। CrO5 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दी जाती है। तो इसमें वैसे आप नॉर्मल तरीके से लगाएंगे तो आप कहेंगे Cr की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 5 दूनी 10 इक्वल टू +10, जबकि एकदम गलत है। बच्चों इसकी स्ट्रक्चर पर आते हैं। इसकी देखो स्ट्रक्चर संरचना होती है, एक Cr यहाँ मिड में होता है, एक ऑक्सीजन इधर होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक सिंगल बॉन्ड से इधर जुड़ा होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, और एक डबल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। और ये लेफ्ट और राइट वाले जो ऑक्सीजन होते हैं ये आपस में पेरोक्साइड बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी होती है। आप ध्यान से देखो, ये तितली जैसी स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। क्या है ये? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु जो है ये पेरोक्साइड वाले हैं और एक ऑक्सीजन नॉर्मल है। तो पेरोक्साइड वालों की -1 रखेंगे और नॉर्मल वाले की -2 रखेंगे। तो इस तरह से जब हम ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, माना Cr का ON इक्वल टू X, तब क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, Cr का ON +4 गुणित पेरोक्साइड
पराक्साइड O का ON प्लस 1 गुणित O का ON इक्वल टू 0। ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, Cr क्रोमियम का तो X मान लिया हमने, पराक्साइड वाले का -1 और नॉर्मल वाले का -2 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास आ गया x -4 -2 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +6। तो CrO5 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ स्पेशल केस थे जो मैंने आपको बताए। तो आप अगर रूल्स जो 8 मैंने आपको बताए हैं पिछले लेक्चर वीडियो में उनका ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस इनकी करेंगे, कुछ स्पेशल केस जो है इनको ध्यान में रखेंगे, तो आप ऑक्सीकरण संख्या वाला क्वेश्चन जो है वो सही कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इसमें कंजूसी मत करिए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।